प्रिय मित्रों, आज जो घटना आपको मैं बताने वाला हूँ वह मानव समाज के निकृष्ट व्यवहार को दर्शाती है, उसी पे आधारित है। - 2010 की बात है। महेंद्रगढ़ नामक एक स्थान जो दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा में है, मेरे पास आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा का एक पत्र आता है। उसमें उन्होंने मेरे को लिखा कि एक 4 वर्षीय बच्ची जो स्कूल में थी और उसको देखा गया कि उसके रक्त उसकी टांगों पे लगा है, उसके कपड़ों पे लगा है और उसके अंडरगारमेंट पे लगा हुआ है। उस पे तुरंत ध्यान गया और उन्हें वहाँ लोकल जो सीएससी थी, वहाँ पे हेल्थ सेंटर था, वहाँ पे ले जाया गया। 2 डॉक्टरों ने मिलकर के उनकी जांच की और जांच करने पे पाया कि उसके रक्त था, गुप्तांग पे स्वेलिंग थी, कुछ एब्रेजन और लेसरेशंस थे, लेकिन हाइमन इंटैक्ट था और जो वेजाइनल वाल है उसमें भी कुछ लेसरेशन थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बाह्य वस्तु का इसमें इंट्रोडक्शन करने को हम की संभावना को व्यक्त करते हैं और इसके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इस बच्चे को PGIMS रोहतक में ले जाया जाए। उससे पहले, क्योंकि बच्ची को बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, 4 साल के बच्चे का आप समझ सकते हैं, और जिस पे कोई दुष्कर्म हुआ हो उसको कितनी पीड़ा हो गई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए उन्होंने भी उसको एक नींद का इंजेक्शन लगा करके थोड़ा एग्जामिनेशन किया था, लेकिन बाकी डिटेल एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने PGIMS रोहतक में उसको रेफ़र कर दिया। वहाँ भी उनका परीक्षण हुआ, फाइंडिंग्स वो की वो थी, सेम थी, और डिटेल एग्जामिनेशन करने के लिए उन्होंने उसका बच्चे का एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीजिया किया और अंडर एनेस्थीजिया होने के कारण वह उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर पाए। सब फाइंडिंग्स वही थी जो प्रारंभिक डॉक्टरों ने लिखी थी, वो सब कंफर्म्ड हो जाती थी। इसलिए उन्होंने भी वही ओपिनियन रखा जो वहाँ पे CSC के डॉक्टरों ने लिखा था, महेंद्रगढ़ ने लिखा था। इस केस का मीडिया में आना स्वाभाविक सा था और वही वैसा ही हुआ। देश के कानून के अंतर्गत उनकी आइडेंटिटी को छुपाए रखा गया, लेकिन बात यह स्पष्ट रूप से सबके सामने इस घटना का चर्चा हो गया। इसलिए आईजीपी पुलिस को अपना विशेष ध्यान देकर के इस केस को अपने हाथ में लेना पड़ा और उन्होंने एक पत्र उस संबंध में मेरे को लिखा कि उन्हें मेरी सहायता चाहिए इसको इंटरप्रेट करने में। खैर, हमने सब रिपोर्टों को अच्छी तरह से देखा, उनका एनालिसिस किया
और हमने उस रिपोर्ट को प्रेषित कर दिया और उसके बाद में यथाचित कार्रवाई पुलिस ने उसमें की। अब प्रश्न उठता है कि ये सब क्यों होता है? एक 4 साल की निरीह बच्ची के साथ में रेप, यह जघन्य अपराध क्यों होते हैं? मैंने भी जब ज्वाइन किया 1972 से ये काम करना शुरू किया एम्स की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो पहले 6 साल तक मेरे पास एक भी ऐसा केस जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हो नहीं आया। मैं अपनी किताबों में पढ़ा करता था और सारे दृष्टांत प्राय वह विदेशों के हुआ करते थे, यूके के हुआ करते थे, यूएसए के हुआ करते थे। वहीं की ज़्यादा ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती थीं। अपने भारतवर्ष में बहुत कम ऐसी घटनाएं नज़र में आती थी जहां बच्चे मेल या फीमेल को किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट किया हो। 6 साल तक मेरे पास एक भी केस नहीं आया। 1978 के आसपास मैंने पहला एक बच्चे का केस, जो एक मेल बच्चा था, उसके साथ में उसके पड़ोसी ने सोडोमी का दुष्कर्म किया था, वह मेरे पास में एक पहला केस था जिसको मैंने देखा। बच्चा 8-9 साल का रहा होगा और उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास आए थे। उसके उपरांत फिर यदा कदा कभी इस तरह के केस आते रहे, लेकिन फिर उसके बाद में वो समय भी आया जब मैंने जिसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व थे, और वह केस गोवा का था जिसमें प्रोसिक्यूशन भी हुआ, वह भी मैंने डील किया। और उसी में मुझे ये प्रोसेस समझने की थोड़ी रुचि सी हुई कि आफ्टर ये समस्या क्या है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा 2-4 लाइन में इसका एक डिस्क्रिप्शन करके आता था पीडोफिलिया के नाम से, कि कुछ लोग बच्चों के साथ में ऐसा दुष्कर्म करने के आदी होते हैं। धीरे धीरे यह कलेक्शन फॉरेंसिक की किताबों में बढ़ता गया और फिर समय ऐसा आ गया कि इसको एक पैराफिलिक डिसऑर्डर मानना शुरू हो गया, यानी कि इसको एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मानना प्रारंभ कर दिया गया। और फिर इसको डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के 5th एडिशन में डाल दिया गया एज ए पैराफिलिक डिसऑर्डर। अब यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में स्थापित हो चुका था कि अब सब लोग इसके प्रति जागरूक हो चुके थे और हर आने वाले केस का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और एनालिसिस होने लगा। इसको डिफाइन किया गया, इसको एक डेफिनेशन, क्योंकि DSM 5 में एंट्री होने के बाद में हर उस मेंटल डिसऑर्डर को, उसके सिम्टम्स और उसके व्यवहार को चिन्हित किया जाता है। इसमें जो लिखा गया, बताया गया, वो ये था कि यह वह सेक्सुअल अट्रैक्शन है या कल्पना है या स्वप्निल कल्पना है या स्वप्न है जिसमें व्यक्ति को अर्ज होती है, उसके मन में अर्ज आती है एक आकर्षण की बच्चों के प्रति, जो कि सेक्सुअल नेचर की होती है। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल नेचर की हो,
पर उसकी एक अत्यधिक लाइकिंग छोटे बच्चों के लिए उनके प्रति एक अजीबोगरीब आकर्षण महसूस करता है। यह पहली कंडीशन तय की गई कि बच्चों के प्रति विशेष आकर्षण होना यह पहला लक्षण है कि व्यक्ति हो पीडोफिलिक हो सकता है या पैराफिलिक हो सकता है, यानी कि उसका बिहेवियर से हट करके है। दूसरा बिहेवियर का जो हिस्सा माना गया इस बिहेवियर का वो ये था कि सेक्सुअल एक्टिविटी भी वह बच्चों के साथ करता है या उस तरह का व्यवहार, सेक्सुअल व्यवहार जो है वह बच्चों के साथ करने में आनंद लेता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। सो पहली कंडीशन हुई कि उसको अट्रैक्शन है, दूसरी ये है कि अट्रैक्शन के साथ साथ उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने में या सेक्सुअल रिलेटेड एक्टिविटी करने में उसको आनंद आता है। तीसरा, उसको इस बात पे एक बड़ा डिस्ट्रेस, शर्म और गिल्ट, तीनों चीजों का एहसास होता है अपनी फैंटेसीज और अपनी अर्जेस के लिए। फैंटेसीज यानी स्वप्न, और अर्ज मीन्स जोर का, उसको जो इच्छा होती है, दैहिक जोर की इच्छा, उसको अर्ज कहते हैं। तो यह सब उसको होता है और उसको स्वयं को पता होता है और इसके लिए उसमें बहुत ही शर्म का एहसास होता है और उस शर्म के कारण उसमें गिल्ट का सेंस रहता है और गिल्ट के साथ साथ में वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये फैंटेसीज उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। फिर उसको सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी होता है और इन्हीं के कारण वो अपने आप को कभी कभी आइसोलेट कर देता है, क्योंकि ये जो उसका सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन कई तरह का हो सकता है। पहले इस तरह के साधन का नहीं मिलना, और दूसरा मिल जाए तो एक गिल्ट सेंस का, अपने आप में दोषी होने का जो एहसास है, ये बहुत गंदा एहसास होता है। आप गलत हैं, आप दोषी हैं, यह एहसास भी आपको साइकोलॉजिकली किलिंग की तरह होता है। इससे सारी मानसिकता आपकी बिगड़ जाती है। उस व्यक्ति को भी इसी तरह का सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होता है और इसलिए वो अपने आप को आइसोलेट कर देता है अपनी अर्जेस के कारण। वो एकांत प्रिय हो जाता है। वो जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए। उसके लिए उसको सेंस ऑफ शेम और डिस्ट्रेस भी है, लेकिन वो बेबस है, इसलिए अपने आप को वो आइसोलेट कर लेता है, अलग थलग पड़ जाता है समाज से और परिवार से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी इन बातों का किसी को पता चले। यह लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भी एडिक्टेड हो जाते हैं और यही कारण है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की किताबें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं इन लोगों के बीच में। यह दोहरा काम करता है। एक तरफ उनको एक तरह का सेटिस्फैक्शन भी देता है, दूसरी तरफ वो उनकी इच्छाओं को जागृत भी करता है। तो ये पोर्नोग्राफी उनकी मनस्थिति को ज़्यादा खराब करता है और वे एक अजीबोगरीब परिस्थिति में फंस जाते हैं। इसके अलावा DSM-5 में उन्होंने 2 प्रोविजन रखे।
क्योंकि तब तक समाज में सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज के प्रति बहुत सारी एक्सेप्टेंस आ चुके थे। सोडोमी को लोग लीगल मान चुके थे, समलैंगिकता को लीगल मान चुके थे, शादी तक करवाने के प्रयास हो गए थे, और जितने भी तरह की एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी बहुत सारी समाज में एक्सेप्टेंस पा गई थी एक विशेष नाम के नीचे, जिनको कहा गया सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये डिग्निफाइड वर्ड था। यह शब्द व्यक्ति का अपमानित करने वाला नहीं था, बल्कि उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने वाला था। बजाय इसके कहने के लिए कि ये समलैंगिक है और या दूसरे तरह की जितनी एबनॉर्मलिटीज थी, उन्होंने एक बहुत सम्माननीय शब्द का इन्वेंशन कर दिया, जिसमें कहा गया सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन में अपने आप को फीमेल से भी संबंधित कर सकते हो, मेल से भी संबंधित कर सकते हो, दोनों से संबंधित कर सकते हो, और तीसरी चौथी तरह के परवर्जन्स हैं, सेक्सुअल परवर्जन्स बहुत तरह के हैं, उनको यहाँ डिस्कस करना संभव नहीं होगा। आप किसी भी परवर्जन को है वो अब आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बन गया है, एक सम्मानित चीज बन गई है। तो इसको भी दो में क्लासिफाई किया गया DSM-5 में, जो मेरे हिसाब से भारतीय दृष्टि से ठीक नहीं है। एक उन्होंने कहा गया पीडोफिलिक डिसऑर्डर, और दूसरे को कहा गया पीडोफिलिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी कि ओरिएंटेशन तो एक बीमारी नहीं हुई, वह तो आपकी प्रवृत्ति हो गई। और जो पहले वाला डिसऑर्डर है वो उसके, यानी कि जब ये बहुत इंटेंस है, ये व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक हो गया है, तब हम उसको कहेंगे पीडोफिलिक डिसऑर्डर। अन्यथा उससे पहले किसी को अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो हम इसको कहेंगे DSM-5 के अंतर्गत ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी। उसका बच्चों के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, फीमेल के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या मेल के लिए है, या मेल और फीमेल दोनों के लिए है, किसी का पशु के लिए भी हो सकता है ओरिएंटेशन। तो ये एक बहुत ही विचित्र प्रयास था लोगों में व्याप्त एबनॉर्मलिटीज का, जिनको उससे पहले घृणित क्राइम और उसके लिए बड़ी कड़ी सजाएं थी, उन सब के प्रति एक इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस क्रिएट करने का। मैं तो इसे एक अभद्र प्रयास ही कहूंगा। हो सकता है मेरे समकालीन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ये कहें कि मेरी खुद की मानसिकता कुछ विचित्र है, इसलिए मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हूं, बहुत ही रिलीजियस हूं, बहुत ही इंट्रोवर्ट हूं, या प्रोग्रेसिव नहीं हूं। मुझे वो सब मंजूर है, लेकिन मैं इस चीज को सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं कह सकता। यह एक सिकनेस है, बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके लिए एक ही कैटेगरी होनी चाहिए, पीडोफिलिक डिसऑर्डर। और इस घृणित अपराध के लिए यथा योग्य पनिशमेंट भी डिसाइड होना चाहिए ना। इनका कहना था कि पीडोफिलिक डिसऑर्डर तो बहुत ही एंजाइटी के साथ आता है और बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, वाइल सेक्सुअल ओरिएंटेशन में खाली फीलिंग्स होती हैं और फीलिंग ऑफ शेम अबाउट दीज थॉट्स नहीं होती। कि फीलिंग और शेम अबाउट दीज थॉट्स नहीं होती, इसलिए उसको उन्होंने कहा कि साहब इसको तो हम पीडोफिलिकल सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ही डालेंगे।
ये बड़ा मेरे को समझ में आने करने में थोड़ी दिक्कत आती है। भारतीय मस्तिष्क होने के कारण हम भारतीय इस बात को ज़्यादा नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे दिमागों में सेक्सुअल बिहेवियर की बड़ी क्लियर इमेज होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत साफ है। फिर उन्होंने कहा कि हर पीडोफिलिक डिसऑर्डर वाला चाइल्ड को अब्यूज करता है, ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे पीडोफिलिक बिहेवियर में नहीं जाते हैं। ये ठीक हो सकता है कि बहुत से लोग अपने कॉन्शियसनेस से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और उनका कहना है कि एस्टिमेटेड 50% लोग ही पीडोफिलिक डिसऑर्डर से जो सफ़र करते हैं वह इसको क्रिया रूप में कर पाते हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, बाकी वो अपनी मानसिक यात्रा में ही चले रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो यह एक जो उन्होंने फिर आगे कहा कि खाली अगर सेक्सुअल थॉट्स बच्चों के लिए आती है तो उसका मतलब नहीं है कि उसमें पीडोफिलिक डिसऑर्डर है। ये जरूरी बात नहीं है। जो पीडोफिलिक डिसऑर्डर है उसको हम तब कहेंगे जब उसका बिहेवियर कंपल्सिव हो गया, उसको करना ही करना है और उसका प्रैक्टिकल करना है, तब हम उसको कहेंगे कि पीडोफिलिक डिसऑर्डर है। अगर उसमें खाली विचार आ रहे हैं तो उसको हम पीडोफिलिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। मेरा ये कहना है कि इसका डिटेक्शन का जल्दी से जल्दी हो सके और फिर उसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट का, क्योंकि अब काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ये क्लेम करने लगे हैं कि यह एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इसका इलाज साइकोलॉजिकल सेटिंग्स में हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्प से, प्रीचिंग से, या मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल प्रीचिंग या इंटरेक्शन, या आप उसको कुछ भी कह दीजिएगा, उससे संभव है। तो जब यह संभव है तो इसकी स्क्रीनिंग कुछ लोगों में जहाँ पे यह व्यवहार हो रहा हो कर लेनी चाहिए। जितने भी सस्पेक्ट है उनका जो है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना ही चाहिए, और लोगों को भी अपने आप को वॉलंटियर करना चाहिए अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, अगर उनमें से किसी के मन में भी कभी भी इस तरह की भावना मन में आती है जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है, उसको भी यह अपना चेकअप कराना चाहिए। इन परिस्थितियों में जरूर अपने आप को साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सब्जेक्ट करना चाहिए। इसके कारण कई हो सकते हैं। जो मुख्यतः कारण आजकल देखे गए हैं, पहला है वो जेनेटिक्स। यह जेनेटिकली ट्रांसफर होने वाली डिजीज की तरह है। ये एक डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन के कारण भी हो सकता है, नंबर 2। तीसरा, ये हार्मोनल डेवलपमेंटल डिफरेंसेस के कारण भी हो सकता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के डिफरेंसेस के कारण भी हो सकता है, और हार्मोनल डिफरेंसेस, डेवलपमेंट डिफरेंसेस के कारण भी हो सकता है। और तीसरा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के कारण भी व्यक्ति इस स्थिति में आ सकता है। तो यह इसके मुख्य कारण लोगों ने जो समझे हैं आज तक वो हैं। लेकिन इस भयंकर बीमारी का यथोचित कंट्रोल बहुत आवश्यक है, और उसके लिए अवेयरनेस खास करके उन लोगों में जो ज़्यादातर अडल्ट होते हैं या एडोलसेंट होते हैं, इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसे लोग एक हैबिचुअल चाइल्ड रेपिस्ट बन जाते हैं और उनके टेस्टिस को केमिकली न्यूट्रलाइज करने का प्रावधान है।
कैस्ट्रेशन कर देते हैं वो, क्योंकि वो अपनी आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जब इम्पल्स आती है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका बिहेवियर कंपल्सिव हो जाता है। तो इसलिए उनके टेस्टिस या तो निकाल दिए जाते हैं या फिर उनको केमिकली न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिससे वो बिल्कुल नपुंसक हो जाते हैं और वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम नहीं देते। इसी तरह का कुछ प्रावधान हमारे यहाँ भी करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।